गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशन होती है अलग अलग फील्ड के अंदर, थोड़ा सा मैंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बताया था। जब एग्रीकल्चर के फील्ड में बता रहा था तो उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पास में बेसिकली हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे हम तैयार करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट को। तो ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रिपेयर करने का एक मैंने जनरल आइडिया आपको दे दिया था। अब ये जो जनरल आइडिया है ये सभी प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो हमारे पास में जनरल प्रोसीजर है ट्रांसजेनिक प्लांट का बनाने का वो मैं दिखा दूंगा, उसके बाद में फिर आप लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे और नए प्लांट को हम दोबारा से बना के देखेंगे किसी एक एग्जाम्पल के साथ में कि किस तरह से हम ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाते हैं। तो बिना अपना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आगे की प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रोसीजर है, कॉमन प्रोसीजर है जिसको हम बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने बात की थी कि ऑर्गेनिज्म को लेंगे पहले, उसमें से जिसके पास ट्रांसजीन प्रेजेंट रहेगा उसको निकालने के लिए, फिर इस जीव का डीएनए निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं वेक्टर और टीआई प्लाज्मिड, मतलब जो हमारे पास में टीआई प्लाज्मिड है वही हमारा वेक्टर था। वेक्टर तथा जीव का जो डीएनए हमने प्राप्त किया है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करवाते हैं। ठीक है, हमने कट करवा दिया। और जब कट हो गया तो हमारे पास में जो डीएनए है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जीव का डीएनए रहेगा, है ना, इस जीव का डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उन टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारेंगे और जो हमारे पास में ट्रांसजीन है हम उसको प्राप्त कर लेंगे। अब ट्रांसजीन प्राप्त करने के बाद में हमने क्या कहा था कि ट्रांसजीन को पीसीआर के द्वारा एम्पलीफाई कर लेते हैं, इसकी संख्या को बढ़ा देते हैं। अब जो ट्रांसजीन है तथा वेक्टर डीएनए को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, डीएनए लाइगेज की सहायता से। तो ये जो हमारे पास तैयार हो गया इसी को हम नाम देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही बना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट है, इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के अंदर, क्योंकि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है उसी के अंदर पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। अब जब हम सेलेक्टिव, उसके बाद क्या करेंगे, जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, मार्कर्स की सहायता से जो प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, मैंने कल भी बताया था, मार्कर की सहायता से जो प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं उनको हम पहचान लेंगे। पहचानने के बाद क्या करेंगे, जो प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं उनका उपयोग करके हैं हम अपने जिस पादप को हमें ट्रांसजेनिक बनाना है उसकी कोशिकाओं पर इसका उपयोग करते हैं। जब कोशिकाओं के ऊपर इसका उपयोग करेंगे तो क्या हुआ, जो टीआई प्लाज्मिड है वो ट्रांसजीन को पादप के जीन में जोड़ देगा। तो वेक्टर का काम तो यही था कि हमारे पास में जो ट्रांसजीन है उसको होस्ट तक लेके जाए। तो यहाँ पे वेक्टर था टीआई प्लाज्मिड, तो टीआई प्लाज्मिड हमारे ट्रांसजीन को जोड़ देगा पादप के जीन के साथ। ठीक है, अब पादप का जो जीन है वो मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, अब क्योंकि पादप का जीन मॉडिफाइड हो गया तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन जाता है या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाता है। अब हम इसके बाद फर्दर प्रोसेस देखेंगे कि हाँ भाई हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया है। ठीक है, अब कॉमन प्रोसेस जानने के बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये कौन कौन से हमारे पास में प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोगों ने अब तक बना लिए हैं। ठीक है, तो उसका कुछ लेके चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में, और आपकी एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है ट्रांसजेनिक, ठीक है, प्लांट के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट की। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हमने प्लांट बनाया था बीटी कॉटन, हमने बात की है यहाँ पर बीटी कॉटन की। किसकी बात की है, बीटी कॉटन की। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, मतलब कीट अवरोधक पादप जिनके ऊपर
कीटों का प्रभाव ना पड़े, हम उनकी बात कर रहे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास में इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे यहाँ पर, किसका, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं डियर हम बीटी कॉटन का, बीटी कॉटन। अब आपके पास में ये जो नाम है बीटी कॉटन, कभी कभी पूछ लिया जाता है बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है, तो मैं आपको पहले ही बताता हूं, बीटी कॉटन में बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी कॉटन नहीं है, यहाँ पे बीटी का मतलब होता है बेसिलस थोरेंजिएंसिस, बेसिलस थोरेंजिएंसिस। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ठीक है, कि हमारे पास में जो बीटी कॉटन है ये कैसे तैयार किया। तो पहले के टाइम पर, ठीक है, क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक फार्मर है ये, ठीक है, ये भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, एक प्लांट को कल्टीवेट किया, ये इन्होंने एक प्लांट उगा दिया। ठीक है, अब इस प्लांट के ऊपर क्या लगेगा, ये इन्होंने प्लांट उगाया, अब इस प्लांट के ऊपर लगती है कॉटन, कपास, आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्लांट लगवाया और इस पे लग रही है कपास, और इस कपास से ही इनका फायदा पहुंचता है। ठीक है, लेकिन कपास कब लगती है, जब इस प्लांट के पास में पत्तियां उपस्थित रहती हैं। ठीक, अब इन्होंने देखा कि मैंने जो है ये आपका ऐसा होना था, ठीक है, इसके ऊपर कॉटन प्राप्त होनी थी, ये क्या है, कॉटन है। ठीक, अब होता क्या है बदले में कि इन्होंने जो है प्लांट लगाया। ठीक है, अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट पर पत्तियां उगी, यहाँ पे हमारी प्लांट पर पत्तियां उगी। ठीक है, अब देखिए किसी भी पादप की जो एक अवस्था है वो हेल्दी है या नहीं है, इस चीज का निर्णय जो करता है ये पादप के ऊपर पाई जाने वाली पत्तियां करती है। ये हमारे प्लांट के ऊपर पत्तियां उपस्थित है, लेकिन क्या हुआ, प्लांट यहां से इस स्टेज में ना जाके प्लांट कैसा हो गया, प्लांट ऐसा हो गया, जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो कारण देखा हमने, तो कारण क्या था इसका, पता चला कि यहाँ पर कुछ लार्वे होते हैं, ये लार्वा है हमारे पास में, ये फीड कर रहा है किसके ऊपर, ये फीड करता है पत्ती के ऊपर, पत्ती को खराब कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारे पास फार्मर है इसकी हानि हुई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में क्या है, ये लार्वा है। ठीक है, ये लार्वा है किसका, बटरफ्लाई का, कैटरपिलर का। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो लार्वा है ये पत्ती को खा जाता है और प्लांट को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कार्य करने की कोशिश की कि कैसे हम इस प्रकार की रणनीति बनाए कि हमारे पास जो कॉटन पादप है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो उनके पास में एक सुझाव आया कि भाई हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर लेते हैं। तो उन्होंने केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया, तो पता चला कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने के बावजूद भी ज्यादा खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ एनवायरमेंट हमारा कैसा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक, तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब उनको कोई तरीका नहीं मिला तब यहाँ पे वैज्ञानिक गए किसकी तरफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ जाते हुए वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका निकाला जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस समस्या को एक बार में ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि इसका जो तरीका है उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास में जो लार्वा है, ठीक है, इस लार्वा का एक नेचुरल प्रीडेटर होता है, नेचुरल प्रीडेटर। नेचुरल प्रीडेटर का मतलब ये हुआ आपका प्राकृतिक रूप से जो उसको हानि पहुंचाता है। ठीक है, जो इसको खाता है। ठीक है, तो नेचुरल प्रीडेटर की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल प्रीडेटर जो होता है इसका, ये होता है बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जो उसको हानि पहुंचाता है, ये नेचुरल प्रेडेटर है इस लार्वे का। और ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम उन्होंने देखा, इसका नाम था बेसिलस, बेसिलस थोरेंजिएंसिस। नाम देख लीजिएगा, बेसिलस थोरेंजिएंसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिलस थोरेंजिएंसिस जो होता है इसका नेचुरल आपका प्रेडेटर होता है।
अब बेसिलस thuringiensis क्या करता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिलस thuringiensis बनाता है क्राई प्रोटीन। क्या बनाता है ये? क्राई प्रोटीन बनाता है। ये जो क्राई प्रोटीन है ये हमारी जो लार्वा की छोटी आंत है, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें क्या करती है? छेद बनाती है। ये इसमें छेद बनाती है और क्या होगा? लार्वा मर जाता है। इससे क्या होगा? लार्वा मर जाता है। लार्वा यहां पर मर जाता है। अब इसी चीज को देखकर वैज्ञानिकों ने तरीका निकाला कि हम भाई बीटी कॉटन बनाएंगे। तो बीटी कॉटन के बनाने के लिए इनके लिए जो इंपॉर्टेंट हो गया वो क्या हो गया? क्राई प्रोटीन वाला जीन। क्राई प्रोटीन वाला जीन। अब देखिए इसको हम आगे समझते हैं कि ये किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप लोगों को मजा आया होगा। आगे बढ़ते इसमें। तो देखो होता क्या है कि हमारे पास में बेसिलस, पूरी प्रोसेस समझाता हूं मैं एक बार। बेसिलस thuringiensis क्या है ये? बेसिलस thuringiensis ये है हमारा बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो इसको मारने का काम करेगा, है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, कि बेसिलस thuringiensis क्या करेगा। एक सेकेंड आप देखिए, आप इसको बनाइए जरा एक बार, तभी मैं पूरा समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis। अब ये जो बेसिलस thuringiensis है ये क्या करता है? देखिए बेसिलस thuringiensis से बनती है एक प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है, क्राई प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे बनती है प्रो क्राई प्रोटीन। क्या बनती है? प्रो क्राई प्रोटीन। अब ये जो प्रोक्राई प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या होती है? ठीक, हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? लार्वा है, कैटरपिलर, ठीक है। लार्वे जो है वो फीड करता है लार्वे के, ठीक है, अंदर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या होता है? इसका पीएच होता है विद, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है डियर? ठीक है, कि पीएच थोड़ा सा हमारा हाई है, बेसिक टाइप का है, ठीक है। अब अल्कलाइन पीएच पे क्या होता है? देखिए यहां से हम आगे बढ़ेंगे इस साइड में, ठीक है। तो हमारे पास में जो ये प्रोक्राई है, ये जो प्रोक्राई प्रोटीन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? क्राई प्रोटीन में। कहां पर? अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच पे ये जो क्राई प्रोटीन है वो बन जाती है किससे? प्रोक्राई प्रोटीन से। अब ये जो क्राई प्रोटीन है ये क्या करेगी? मेक पोर्स इन वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इंटेस्टाइन की जो भित्ति है उसके अंदर छिद्र बना देती है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को छिद्रित कर देती, क्या होगा? जो लार्वा है ये डेड हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने पूरी प्रक्रिया पता कर ली। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं भाई, अपने जो पादप है उसको बनाने के लिए हम इसको किस प्रकार से यूज करें। तो उन्होंने सोचा कि हम यहां से ये जो प्रोक्राई प्रोटीन है इसका जीन निकाल लेते हैं और इसका जीन निकालने के बाद हम इसको ऐड कर देते हैं हमारे प्लांट के अंदर, और जो प्लांट है उसके अंदर ये एक्सप्रेस करेगा और जब भी पत्ती के अंदर जाके ये एक्सप्रेस करेगा तो हमारे पास प्रोक्राई प्रोटीन वहां पर बन जाएगी। अब जब भी लार्वा जो है उसको खाएगा पत्ती को, तो पत्ती की पहली बाइट खाते के साथ ही हमारे पास में ये जो प्रोक्राई प्रोटीन है, क्योंकि ये पत्ती में उपस्थित रहेगी तो वो उसके इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी डाइजेस्ट होने के लिए, और वहां जाते के साथ ही प्रोक्राई प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्राई प्रोटीन में, और हमारा लार्वा अल्टीमेटली मर जाएगा। तो एक छोटे से पार्ट को खाने के बाद में लार्वा मर जाएगा। तो होगा क्या कि हमारे पादप जो है उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पत्तियां सुरक्षित रहेंगी, ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा, ठीक है। तो हमारे प्लांट हेल्दी रहेगा। अब इसी चीज को अप्लाई करते हुए उन्होंने तैयार किया बीटी कॉटन। अब देखिए कैसे, हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्रोक्राई प्रोटीन,
ठीक है। अब हमें इस प्रोकार्योप्रोटीन का जीन निकालना है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार ना। तो कैसे बनाते हैं देखिए, अब वो जो पूरी वाली प्रोसेस थी, ठीक है, कौन सी वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस जो थी हमारी, इस प्रोसेस को हमने पूरा रिपीट करना है। देखिए यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि ऑर्गेनिज फॉर ट्रांसजीन, तो ट्रांसजीन का ऑर्गेनिज क्या होगा, अब सोर्स क्या है यहाँ पे, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। उससे डीएनए निकालेंगे, उसमें से डीएनए निकालने के बाद में उसमें और टीआई प्लाज्मिड के अंदर हम लोग वेक्टर जो हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे कट कराएंगे, फिर जो डीएनए है हमारे पास उसके पीस बनेंगे, उनसे सेपरेट करेंगे और जीन निकालेंगे। तो इसी प्रक्रिया को फॉलो करके हम इसको करेंगे। आप अगर एक बार इस प्रक्रिया को समझ लेंगे तो भविष्य में कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस इसको देखेंगे और आप रेडी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप समझते हैं आगे। हमारे पास स्टेप फॉलो करेंगे, देख लेते हैं प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या कहता है हमारा, प्रोसीजर कहता है सबसे पहले सोर्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बताते हैं। ठीक है, बेसिलस, ठीक है, थुरिंजिएंसिस। तो हमारे पास में जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस है इससे निकालना है हमें ना डीएनए। थुरिंजिएंसिस से क्राइजीन को प्राप्त करना है, करना है और इसका उपयोग करके बीटी कोटन बनाना है, बीटी कोटन बनाते हैं या बनाना है। ठीक है, आप देख लेते हैं पूरी प्रोसेस कैसे होगी। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, देखिए हम ले रहे हैं बेसिलस, अब आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए ज्यादातर मैं स्टेप हिंदी में लिखूंगा, थुरिंजिएंसिस। ठीक है, हमने लिया बेसिलस थुरिंजिएंसिस। देखिए आप, देखिए हमारे पास बेसिलस थुरिंजिएंसिस है। अब हम बेसिलस थुरिंजिएंसिस में से क्या करेंगे, ठीक है, इससे इसका डीएनए प्राप्त करते हैं, इसका डीएनए प्राप्त करते हैं। तो हमने डीएनए प्राप्त कर लिया इसका। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसे क्राइजीन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसे क्योंकि डीएनए हमारे पास आ गया ना, तो इसे क्राइजीन को प्राप्त करने के लिए या यहाँ से थोड़ा सा हम इसको एक काम करते हैं, पूरा दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस तरीके से। ठीक है, प्राप्त हुए डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से कट कराते हैं, से कट, बाकी स्टॉप इधर लिख देता हूं, कराते हैं, जिससे क्राइजीन बाकी डीएनए से अलग हो जाए, या हाँ, बाकी डीएनए से अलग हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में क्या हो गया, क्राइजीन अलग हो गया। अब हम क्या करें, ये ऊपर वाला हिस्सा बेटा अलग है, नीचे वाला अलग है। ठीक है, ये अलग थोड़ी प्रोसीजर चल रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से, ठीक है,
क्राइजीन के फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब बेटा टुकड़ा, को बाकी डीएनए से अलग कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे दोनों चीज में अंतर क्या है, ऊपर लिखा है हो जाए, ये भविष्य की बात है, और यहाँ पे हम उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है, अलग कर लेते हैं। अब हमने अलग कर लिया, ठीक है, अब हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट किया होगा। अब इसके अगला स्टेप को हम फॉलो कर लेते हैं, देखिए, ठीक है, अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या करेंगे अब, ट्राइजीन को पीसीआर प्रक्रिया द्वारा एम्प्लीफाइड कर लिया जाता है। एम्प्लीफाइड मतलब इसका बहुलीकरण कर लिया जाता है, एम्प्लीफाइड कर लिया जाता है। हमने क्या किया, एम्प्लीफाइड कर लिया, ठीक है जी, इतना काम हमारा हो गया। एम्प्लीफाइड करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काट कर एक गैप बना लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इस गैप में क्राइजीन को लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाता है, अब देखिए हमने डीएनए लाइगेज से इसको जोड़ दिया। आगे अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप, अब देखिए जब हम वेक्टर के साथ में अपने जीन को जोड़ देते हैं तो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बेटा तैयार हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम, देखिए ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम से बाहर काम करेगा ही नहीं, तो इसलिए हमें एग्रोबैक्टीरियम लेना ही पड़ेगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन के अंदर हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। एग्रोबैक्टीरियम जो हमारे पास ट्यूमीफेसियन है उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन में ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किसके अंदर ये ट्रांसफर हुआ है और कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है। तो जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा उसी का तो बेनिफिट मिलेगा ना हमें, ठीक है। अब सेलेक्टेबल मार्कर की सहायता से प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, अब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा, ठीक है, अगला स्टेप, अब या प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल को कौन सी सेल है, बैक्टीरिया की, को या को की जगह हम करते हैं का उपयोग
का उपयोग, हमारे पास प्लांट कौन सा होगा, कॉटन, कॉटन प्लांट सेल पर इन्फेक्शन के लिए करते हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं हम, इन्फेक्शन के लिए। हम इससे क्या करा रहे हैं, इन्फेक्शन, INFECTION, इन्फेक्शन के लिए करते हैं। अब इन्फेक्शन हो गया जी हमारा। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो पहले फटाफट आप जो है इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, पहले आप इसको नोट करिए। इन्फेक्शन करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम होस्ट सेल, होस्ट सेल क्या है, बीटी कॉटन, ठीक है। होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को छोड़ता है, ठीक है। ये इसका करेगा, यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड को छोड़ेगा। अब टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, टीआई प्लाज्मिड क्रायोजीन को प्लांट सेल के लगभग सभी क्रोमोसोम्स में जोड़ देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ से फिर से सिलेक्शन करेंगे कि कौन कौन सी सेल हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट बनी है, ठीक है। प्योर रिकॉम्बिनेंट प्लांट सेल्स का सिलेक्शन कर लिया जाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्योर रिकॉम्बिनेंट प्लांट सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। सिलेक्टेड सेल्स को प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा, ये आपके पास चैप्टर है, ठीक है, स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट, ये वाला जो चैप्टर है उसके अंदर रहता है ये आपके पास। तो इसी को हम बता रहे हैं, सिलेक्टेड सेल्स को प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा, ये आपको पढ़ा रखा होगा, द्वारा पादप में बदल दिया जाता है, ठीक है। हम इसको कैसे बदल देंगे, पादप में बदल देंगे। अब पादप में हमने बदल दिया, इससे क्या होगा, पादप में बदलने के बाद क्या होगा, ठीक है, क्रायोजीन, ठीक है, पादप की पत्ती में एक्सप्रेस करता है तथा प्रोक्राइप्रोटीन बनाता है, अब यहाँ पे प्रोक्राइप्रोटीन बन गई, फटाफट नोट करिए, फिर आगे बताऊंगा आपको अभी। तो देखिए बहुत आसान है, इसके अंदर आप समझ गए ना कितनी आसानी से हमने जो है यहाँ पे बीटी कॉटन को तैयार कर लिया, क्योंकि क्रायोजीन एक्सप्रेस कर गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास में क्रायोप्रोटीन का जीन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, यह है, अब क्या होगा, हमारे पास में ये जो लीफ है, ये कॉटन की लीफ है, इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है प्रोक्रायोप्रोटीन, इसमें प्रेजेंट रहती है प्रोक्रायोप्रोटीन, ठीक है।
मान लीजिए ये ऐसे प्रेजेंट है, तो सब जगह पे यहाँ पे प्रोक्राई प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, अब क्या होगा, लार्वा लीफ पर अटैक करता है, अटैक करता है, तो पत्ती का भाग लार्वा के इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्वा के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, पहुंचता है और वहां प्रोक्राई प्रोटीन एक्टिव क्राई प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती ठीक है, ये क्या होगा आपका, प्रो क्राई प्रोटीन से एक्टिव क्राई प्रोटीन में। ठीक है जी, अब एक्टिव क्राई प्रोटीन बनने के बाद क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लार्वा की इंटेस्टाइनल वॉल में क्राई प्रोटीन, क्योंकि क्या बन गई, एक्टिव क्राई प्रोटीन कौन सी क्राई प्रोटीन होगी, एक्टिव, ये प्रो नहीं है, अब ये एक्टिव है, क्या है, एक्टिव। ठीक है, क्राई प्रोटीन छिद्र बना देती है। ठीक है जी, छिद्र बन गया, इससे क्या होगा, लार्वा मर जाता है, हमारा लार्वा मर गया, और इस प्रकार से क्या बना हमारा, ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन, दैट इज बीटी कॉटन। ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन हमारी तैयार हो जाती है, बीटी कॉटन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था आप लोगों के लिए, और मैंने कितने अच्छे से आपको समझा दिया है। बस इसी तरह से हमें सभी चीजों के प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास में एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे अब इसका, बाद में किसका, गोल्डन राइस का। भाई बीटी कॉटन तो हमने बना लिया, अब हम देखेंगे गोल्डन राइस कि गोल्डन राइस कैसे बनता है। तो चलिए गोल्डन राइस की हम बात कर लेते हैं आगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस कैसे बनता है। अब गोल्डन राइस को बनाने का तरीका भी डियर सेम ही है, उसमें भी कुछ अलग तरीका नहीं होता है, स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो गोल्डन राइस क्या है हमारे पास में, एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है राइस की। ठीक है, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और बीटा कैरोटीन जो होता है ये आपका प्रो विटामिन ए है, मतलब ये विटामिन ए की आपकी फॉर्म होती है जो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहती है। तो देखिए हमारे साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह थे जहाँ पे लोगों को ना रात के टाइम पे कम दिखाई देता था, जिसको हम रतौंदिया कहते हैं। तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, वैज्ञानिकों ने देखा भाई कारण क्या है, तो पता चला कि उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। अब विटामिन ए की कमी क्यों होती है, तो देखा तो पता चला कि वहाँ पे साग सब्जी ज्यादा खाते नहीं है, चावल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। अब चावल ज्यादा खाने की वजह से वहाँ पे उनको विटामिन ए पूरी तरह से नहीं मिल पाता, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर के अंदर जो है वहाँ पे कोई सब्जी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इस समस्या का निवारण कैसे किया जाए। तब उन्होंने कहा भाई इस समस्या का निवारण एक तरीके से कर सकते हैं कि यदि हम, ठीक है, जो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है उसके अंदर किसी प्रकार से विटामिन ए को ऐड कर दें, तब जाके हमारे पास में जो है कॉन्सेप्ट आया किसका, गोल्डन राइस का। ठीक है, बस इसी का उपयोग किया गया है और हमने गोल्डन राइस को बना दिया। अब देखिए कैसे बनाया उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो हम बताते हैं सबसे पहली चीज तो गोल्डन राइस है क्या।
तो गोल्डन राइस हमारे पास में एक ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है किसकी, ओराइजा सटाइवा की। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, देखिए राइस का मतलब ही क्या होता है, ओराइजा सटाइवा, ये उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, गोल्डन राइस ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा की एक ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है। ठीक है, वैरायटी होती है जिसमें प्रोविटामिन ए ठीक है, मतलब क्या हो गया, बीटा कैरोटीनॉइड। क्या होता है डियर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहली चीज, जो बीटा कैरोटीन है ये क्या होता है, ये विटामिन ई का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं बीटा कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत होता है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में जो विटामिन ए है या फिर जो हमारे पास बीटा कैरोटीनॉइड है, इसकी हम बात करें तो जो बीटा कैरोटीनॉइड होता है ना, इसका जो रंग होता है थोड़ा सा सुनहरा होता है। ठीक है, पीलापन आता है चावल में इसकी वजह से, तो इसीलिए जो चावल है उसको गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण राइस का रंग थोड़ा पीला हो जाता है, इसलिए गोल्डन राइस कहते हैं। इसलिए इसे गोल्डन राइस कहते हैं। तो गोल्डन राइस किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसका रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, जो हमारे पास बीटा कैरोटीन है ये हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारे जो आईज होती हैं उनकी रेटिना के अंदर प्रेजेंट रहता है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, जो हमारे नाइट ब्लाइंडनेस है वो हो जाती है और स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हम क्या बताते हैं, बीटा कैरोटीन मानव के शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, तथा आंख की रेटिना में उपस्थित रहता है। देखिए, अब आंख की रेटिना में उपस्थित रहता है। आगे हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब जो हमारे पास विटामिन ए है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे जो व्यक्ति है उसकी आंखों में रोशनी कम हो जाती है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, जिसको हम रतूंधिया कहते हैं। विटामिन ए की कमी से व्यक्ति
को नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप कहते हैं ना डियर रतूंधिया, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तथा साथ ही साथ ठीक है, व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए बनाया गया था गोल्डन राइस। ठीक है, इसीलिए इस विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए गोल्डन राइस का निर्माण किया गया था। ठीक है, गोल्डन राइस का निर्माण किया गया था। तो देखिए हमारे पास में जो गोल्डन राइस है उसको बनाने के लिए क्या किया गया था, जो बीटा कैरोटीन होता है इसके 3 जीन्स को, ठीक है, जो बीटा कैरोटीन होता है इसके 3 जीन्स को हमने ऐड किया था। ठीक है, और तब जाके हमारे पास में जो हमारे पास गोल्डन राइस है इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके बारे में बताता हूं, 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था प्रोफेसर इंगो पोर्ट्रिकस। ठीक है, प्रोफेसर इंगो पोर्ट्रिकस तथा पीटर बेयर ने गोल्डन राइस बनाने के लिए तीन जीन्स को बीटा कैरोटीन के जीन्स के साथ, ठीक है, बीटा कैरोटीन की सिंथेसिस के लिए ऐड किया, लिख सकते हैं या जोड़ा था, के लिए जोड़ा था। ठीक है, अब देखिए प्रक्रिया क्या हुई है, इसकी पूरी प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूं कैसे ये प्रोसीजर हुआ, और यहीं हमारे पास में क्या होगा, आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए प्रोसीजर की मैं बात करता हूं आपको, कि प्रोसीजर क्या है। तो सबसे हमने पहले क्या किया, ठीक है, क्या बनाए, जीन, या हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसके लिए जो जीन था ना वो आर्टिफिशियली बनाया गया था, किसी से निकाला नहीं था, उसको आर्टिफिशियली बनाया था। तो उसके लिए क्या किया, ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या किया, बीटा कैरोटीन के निर्माण वाले जीन ब्रैकेट में लिखेंगे 3 को आर्टिफिशियली बनाया गया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जो इसका निर्माण करने वाले जीन हैं 3 हैं, उनको आर्टिफिशियली बनाया। ठीक है, अगला स्टेप, इन जीन्स को वेक्टर में जोड़ा जाता है। अब इसके बाद क्या किया, जो जीन्स हैं उनको हमने वेक्टर में जोड़ दिया। चलिए
अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, जीन्स को वेक्टर में जोड़ दिया हमने, ठीक है। के अंदर आगे आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए इन जीन्स को वेक्टर में जोड़ा जाता है। अब वेक्टर में हमने जीन जोड़ दिया, इसके बाद क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। जो हमारे पास डीएनए है वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। अभी क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद इस वेक्टर को पोस्ट प्लांट सेल, पोस्ट प्लांट सेल कौन सी होगी, राइस में डाला जाता है, ठीक है। वेक्टर कौन सा होगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। पोस्ट में डाल दिया, अब इससे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा सिलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स की सहायता से प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को पहचान लिया जाता है, हम क्या करेंगे, प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को पहचान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब पहचान लिया, पहचानने के बाद क्या करेंगे, देखिए पहचानने के बाद हम इसमें ये करते हैं, ठीक है। प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा पादपों में परिपक्व कर दिया जाता है, ठीक है। क्या होगा, अब पादप में फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद में क्या होगा, ठीक है, सीड फॉर्मेशन होगा, सीड फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइजिंग जीन एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइजिंग जीन एक्सप्रेशन हुआ। अब ये जीन एक्सप्रेस करेगा, क्या बना हमारे पास, बीटा कैरोटीन इन सीड, क्या बन गया हमारे पास, येलो राइस, दैट इज गोल्डन राइस, दैट्स ऑल। तो इतना आसान होता है। तो फिलहाल आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। और भी उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हम अगला लेक्चर लेंगे कल, जिसमें आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। धन्यवाद।